हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ बबीता गुप्ता, ऑक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आज हम वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे आर्टिकल्स जो बीएड वो सेकंड ईयर के बच्चों के लिए हैं, और जो आर्टिकल्स ज़रूरी नहीं है कि बीएड सेकंड ईयर वाले के लिए ही हैं, वो स्पेशली आप बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी उन आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ें, उस वीडियो को ज़रूर देखें और उनको समझें, क्योंकि ऐसे ये आर्टिकल्स का किसी में भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल्स किससे एजुकेशन से रिलेटेड है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किए थे, जो बीएड सेकंड ईयर की वीडियो मैंने शेयर की थी, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, और आज जो शेयर कर रही हूँ वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि जो बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा पेपर 2 आता है, कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आर्टिकल्स को पढ़ना कि क्या होते हैं, और जो ये सारे आर्टिकल्स एजुकेशनल आर्टिकल्स ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। तो देखिए, आज जो मैं आर्टिकल शेयर करूंगी तो उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो मैंने बीएड सेकेंड ईयर में शेयर किए हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से कि क्या होता है आर्टिकल 14। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट टू एवरीवन। यानी कि इक्वालिटी, समानता का अधिकार क्या है, हमारा फर्स्ट राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा citizen. In view of these constitutional articles, the special provisions are made to protect the interest of SCs, STs and other weaker sections of society, जिनको हम OBC बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्या है बनाए गए हैं कि उनका जो है उनके अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। तो ये आर्टिकल 14 में हमारे इसके बोला गया है। अब देखिए इसके बाद आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अब देखिए, जो मैंने बीएड सेकंड ईयर में आर्टिकल 15 शेयर किया है, वो उसमें मैंने आर्टिकल 15 का थर्ड और फोर्थ क्लोज शेयर किया है। तो ये जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लोज है। तो कंफ्यूज ना हो बच्चे की, जो मैम ने बीएड सेकंड ईयर में बताया था उसमें आर्टिकल 15 में थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि उसमें 29 के सेकंड क्लोज की बात की गई है, आर्टिकल 29 के। और ये जो आर्टिकल आज मैं 15 कर रही हूँ, फर्स्ट क्लोज की बात की गई है इसमें कि फर्स्ट क्लोज में क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्लोज की बात करते हैं कि क्या। Prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth and or any of them. यानी कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म को लेकर, उसको लिंग को लेकर, जो उसका जन्म लेने की जगह है उसको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 51 में हमारे को बोला गया है। आर्टिकल 15 में मूवी भी आई थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि कोई भी भेदभाव किसी पे नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से सब समान है। तो देखिए, आर्टिकल 16 की हम बात कर रहे हैं आज। इसके बाद में आर्टिकल 16 क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट आर्टिकल 16 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949। तो इसमें क्या बताया गया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी क्या है इसमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर्स, यानी कि किसी भी को भी रोजगार प्राप्त करने का समान अधिकार, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात की गई है। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर इक्वलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसर अंडर द स्टेट। यानी देखिए, मेन जो इसमें कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है, इक्वालिटी के बारे में, समानता में। समानता का अधिकार है किस लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यानी जो अगर कोई भी अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, समानता का अधिकार है, वो सभी के लिए है। सो किसी को भी पिछड़ा हम नहीं कह सकते उसमें। इसके बाद आर्टिकल 17 है। देखिए, आर्टिकल 17 में अपने फर्स्ट वीडियो में जो मैंने शेयर किया था आर्टिकल्स का, उसमें शेयर कर चुकी हूँ। उसमें आर्टिकल 17 में क्या गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या गया है, ये राइट टू एजुकेशन का है कि बच्चों को, जो सभी को एक एजुकेशन लेने का जो अधिकार है ना, उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो देखिए क्या क्या आ गया इसमें। अकॉर्डिंग टू रिलेटिंग टू एजुकेशन 2002, द कॉन्स्टिट्यूशन
अंडर आर्टिकल 21A गिवन राइट टू एजुकेशन, कैसे क्या देता है, शिक्षा पाने का अधिकार देता है ये। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर्स एज द स्टेट में बी लॉ डिटरमाइन। तो यानी क्या है कि सभी को फ्री शिक्षा, जो फ्री एजुकेशन है वो लेने का अधिकार है किसमें, और इसमें एज ग्रुप दे रखा है हमें 6 to 14 ईयर्स का, अकॉर्डिंग टू 21A राइट टू एजुकेशन है ये। इसके बाद में आर्टिकल 28, 29 के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होते हैं। अपने पिछले वीडियो में जो मैंने आर्टिकल्स का शेयर किया था, तो मैं इनको डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप इनके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 45 भी मैंने आपके साथ शेयर किया है पिछले वीडियो में। तो आज मैं सीधे आर्टिकल 46 के बारे में बात करूँगी कि क्या है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में दिया गया है इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल केयर टू द प्रमोशन of education and economic interest of SC, STs and other weaker section, that is women development of the girl। यानी कि क्या है, इसमें स्पेशल केयर जो है देता है ये आर्टिकल 46 किसके लिए, सभी वीकर सेक्शंस के लिए, जो पिछड़े सेक्शन है उनके लिए सबको क्या देता है ये स्पेशल एक प्रोवाइड करता है स्पेशलिटी की आप एक प्रमोशन एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, कि उनके लिए एक अलग से सुविधा उनको दी जाए, ठीक है ना। तो कोई ताकि उनके साथ भी कोई भेदभाव ना हो सके। तो देखिए इसमें वुमेन और गर्ल्स के लिए भी बोला गया है आर्टिकल 46 में। जैसा आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15 में ये नहीं दिया गया था पॉइंट वुमेन एंड गर्ल्स का, आर्टिकल 46 में वुमेन एंड गर्ल्स का पॉइंट भी दिया गया है। इसके बाद हमारी बात आती है आर्टिकल 51A की। अब देखिए ये जो AK में क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। इसमें क्या है हमारा जो बेसिकली है वो उसमें एजुकेशन के लिए ही बात की गई है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो क्या है ये, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is parent or guardian or to provide opportunities for education to his child between the age of 6 to 14 years। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें है हर एक जो पर्सन है जो रह रहे हैं इंडिया में, वो उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, और स्पेशली एज ग्रुप इसमें क्या दिया गया है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को वो एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करें। तो देखिए आर्टिकल हमने 21A जो पढ़ा था, 21 पढ़ा था हमने, तो आर्टिकल 21 में हमें क्या दिया हुआ था, हमारे राइट्स थे कि हम वो राइट्स में हम 6 to 14 की एज में क्या है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या है ये में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, गार्डियन होते हैं, उनके लिए बोला गया है कि उनको ज़रूर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 340 की। आर्टिकल 340 क्या है, देखिए आर्टिकल 340 के बारे में पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 340 में है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए जो है इसमें किसकी बात की गई है, एक कमीशन की बात की गई है कि हम एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये जो हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। किस लिए, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है ना। तो उसमें अब देखिए क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर टू अपॉइंट अ कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन एज ही थिंक्स फिट टू इन्वेस्टिगेट। यानी कि कमीशन वो बना सकता है कुछ ऐसे लोगों की जिनको वो समझते हैं कि वो सही से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। किस लिए, द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ऐसी कंडीशन लोगों के सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी क्लासेस हैं, उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करने की विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंतर्गत, एंड डिफिकल्टीज अंडर द विच दे लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू द स्टेप्स that should be taken by the union of any state to remove such difficulties and improve their conditions। यानी कि वो जो ऑफिसर्स हैं वो क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं, और वो ऑफिसर्स अपने डिसीजन ले सकते हैं किस लिए, जिससे कि वो डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर सकें और कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें,
ठीक है ना, वही इसमें कहा गया है। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 350A, 350B और आर्टिकल 351। ये तीनों मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, तो आप इसके लिए वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ। इट रिलेट्स टू फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। अब देखिए इसमें 350A में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मदर टंग की बात की गई है कि मदर टंग में जरूर दी जानी चाहिए प्राइमरी स्टेजेस पे। इसके बाद आर्टिकल 350B में बताया था कि इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 350B। आर्टिकल 351 क्या आता है? इट रिलेट्स टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। अब 351 था वो हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए था। क्लियर? तो और इसके बाद आता है हमारा एंट्री 63। अब देखिए एंट्री 63 है, ये जो सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब हमारा एजुकेशन से रिलेटेड ही है। ये हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया में ही आता है और एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स एंड एंट्रीज, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। According to entry 63 of the Union List, institution of national importance, the institution known at commencement of the constitution as the Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University and any other institution declared by parliament by law टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए जो इसमें क्या बात की गई है, इसमें जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है जो जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है ना, जिनको हमारे देश के अंदर मान्यता है पूरी, जो कि सरकार की तरफ से ही है, तो उनको बोला गया है नेशनल इम्पोर्टेंस। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे? देखिए जैसे कि इसमें मैंने अभी बताया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाती है, एनी अदर इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, और ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूशन भी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा हमारे कानून में हमारे को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बताते हैं, ठीक है ना, जिनकी पूरे हमारे देश में पूरा मान्यता सभी जगह है ऐसी चीज़ें। अब इसके बाद आता है एंट्री 64। एंट्री 64 देखिए नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे हम। नेशनल इंपॉर्टेंस में जैसे मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ की बात बताया, इसी तरह से एंट्री 64 में है। एंट्री 64 में क्या गया? इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो साइंटिफिक हैं और साइंटिफिक हो, यानी जो रिसर्च वगैरह से रिलेटेड हो, और टेक्निकल एजुकेशंस हो, और जिनको फाइनेंस्ड कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो होली कर रही हो या इन पर्दा पार्ट कर रही हो, यानी कि कुछ पार्ट में कर रही हो या होली उसको क्या कर रही हो, वो फाइनेंस कर रही हो, वो क्या होंगे? डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो उनको क्या कहा गया है? इनको इंस्टीट्यूशन कहा गया है। कैसे इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि उनको भी हम एक तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद है हमारा एंट्री 65। एंट्री 65 पढ़ेंगे। एंट्री 65 में क्या बताया गया है? एंट्री 65 ऑफ द यूनियन लिस्ट यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर, किसके लिए है ये? वोकेशनल और टेक्निकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो वो क्या होंगे वो हमारे? ये देखिए ये सब हमें ये एंट्री पढ़ रहे हैं ना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात ही कर रहे हैं हम। ये सारी वो सब नेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं इसमें? यूनियन लिस्ट, यूनियन एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस। तो वोकेशनल और टेक्निकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग हर कोई नहीं दे सकता। अगर कोई देता है तो वो क्या है? वो नेशनल इंपॉर्टेंस में आ जाता है, यानी उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। तो इसके बाद में सेकेंड हमारा पॉइंट है इसका, द प्रमोशन ऑफ स्पेशल स्टडीज़ और रिसर्च, यानी कि प्रमोशन जो भी स्पेशल स्टडीज़ या रिसर्च होती है, जो PhD व जो केंद्र होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ऐसे रिसर्च पॉइंट्स होते हैं, वो सब क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं। इसके बाद में हमारा सी है। सी में क्या दिया हुआ है? साइंटिफिक और टेक्निकल कंसिस्टेंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम पे जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो संस्थाएँ बनी हुई हैं ना, जैसे कि CID हमने सुना है, CBI सुना है, और जो CBI बहुत फेमस है, हम जो सुनते हैं, तो वो क्या है? सब वो नेशनल इम्पोर्टेंस में आते हैं वो। तो यही इसमें बताया गया है कि वो सब क्या है? वो सरकारी संस्थाएं हैं वो। यहाँ हमारी एंट्री 65 थी। इसके बाद आता है हमारा एंट्री 66। अब देखिए एंट्री 66 क्या कहती है हमारी? कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड
साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जो इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब क्या है, वो नेशनल इम्पोर्टेंस में होंगे। ये भी कौन कौन से होंगे? कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी होंगे, और रिसर्च और साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, वो नेशनल इम्पोर्टेंस में होंगे वो। और जैसे कि इसमें कि एक उदाहरण भी दिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हमारा यूजीसी है, जो हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद आता है हमारा एंट्री 67। एंट्री 67 क्या कहता है हमारा? अंडर आर्टिकल 49, और देखिए जो हमारी एंट्री 67 है उसके अंदर क्या आ गया, क्या अंडर आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, यानी कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका क्या है, एंड प्लेसेस एंड रिकॉर्ड्स, या जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो क्या होंगी, सारी ऐतिहासिक इमारतें नेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत होंगी। तो ये देखिए इसका मतलब, ये ब्रैकेट में मैंने ये भी लिखा, डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। नेशनल इंपॉर्टेंस भी ऐसे ही नहीं मिल जाती किसी को। तो ये सारे थे एंट्रीज एंड आर्टिकल्स थे, इनको आप ज़रूर पढ़ें। जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। ये सब बहुत ज़रूरी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बच्चे जिससे देते हैं, पीआरटी और पीजीटी, टीजीटी, ये सब जो एग्ज़ाम्स बच्चे देते हैं, केवीएस के एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स एंड एंट्रीज। इनको आप ज़रूर पढ़ें, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर के, चाहे बीएड सेकेंड ईयर के हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और नॉलेज को दूसरों के साथ ज़रूर बांटें। थैंक यू, धन्यवाद।